हेलो फ्रेंड्स, यूएस राज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं यूरोपीय आगमन का। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आप पार्ट 1 वीडियो देख लें और फिर इसको देखें, तभी आपको ये सब समझ में आएगा कि जो यूरोपीय का आगमन होता है क्यों होता है। मैंने वो पार्ट 1 में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले यूरोपीय आगमन में आज हम देखेंगे अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज हमारे भारत में क्यों आए थे। तो देखिए, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए जो बेल आइकन है उसको आप दबा लें, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम कुछ स्थिति देखेंगे आज फिर कि पहले वीडियो से हमें क्या आवश्यकता पड़ेंगे आज पार्ट 2 वीडियो में। चलिए हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोपीय का आगमन में हम देखे थे पहले वीडियो में कि यूरोपीय का आगमन का कारण था, देख लिए थे कि 1453 ईस्वी में कस्तुतनिया का पतन होता है। तो वहाँ पे भारत और यूरोप का जो व्यापार मार्ग होता है अवरुद्ध हो जाता है। तो अवरुद्ध होने के क्रम में आप यूरोप से जितने भी होते हैं यूरोपवासी, वो पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग को खोज करते हैं। तो समुद्री मार्ग की खोज करने के क्रम में आप देखे हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले 1492 में कोलंबस अमेरिका को खोज कर देते हैं। तो ये था कुछ मेरा पार्ट 1 का वीडियो। तो उससे लिंक करके हम देखते हैं। तो देखेंगे कि यूरोपीय का आगमन में देखते हैं हम कि जो कुछ स्थिति देखेंगे। जैसे ये हम भारत की, ये मान लीजिए भारत है, भारत की स्थिति देखेंगे। और भारत की स्थिति देखने के साथ साथ मान लेते हैं हम कि ये जो आप देख रहे हैं ये यूरोप है। तो ये जो यूरोप है और बीच में अफ्रीका पड़ता है, तो अफ्रीका है। तो जो यूरोप से जितने भी भारत में आते थे व्यापार करने के लिए, यह अफ्रीका होके ही भारत में व्यापार करने के लिए ये पूर्वी देशवासी जितने भी थे, जैसे आप देखे थे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। और दूसरा आप देखे थे, पुर्तगाल के बाद आप देखे थे डच देखे थे, उसके बाद अंग्रेज देखे थे, और सबसे अंत में आने वाला यूरोपीय था फ्रांसीसी। सबसे अंत में आने वाला यूरोपीय फ्रांसीसी। तो हमने पहले वीडियो में ये पुर्तगाली और डच के बारे में देख लिए थे, और आज हम देखेंगे अंग्रेज के बारे में। तो देखिए, तो क्या हुआ कि जब यहाँ से यूरोपवासी पूर्व देश के साथ व्यापार करने के लिए भारत आते हैं, तो भारत आने का मुख्य कारण था कि 1498 में जब वास्को डी गामा पुर्तगाली पहली बार जब भारत आए थे, तो इन्होंने भारत के साथ व्यापार किए थे। तो व्यापार में मसाला का व्यापार किए। तो जब मसाला का व्यापार किए थे तो इन्होंने जब पूरे यूरोप में ले गए, यहाँ से वास्को डी गामा आए थे, तो फिर भारत से मसाला का व्यापार किए। मसाला फिर जैसे ही अपना देश में जाते हैं तो यह 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। तो 60 गुना जब मुनाफा कमाते हैं तो यहाँ की सरकार, आप देखेंगे कि यहाँ की सरकार जो यूरोप में, जैसे आप देखे हैं कि पुर्तगाली ने इस्तादो डी इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सब अपना स्थापना कर लेते हैं। तो इन्होंने वास्को डी गामा जैसे ही निर्यात करके वस्तु यहाँ पर ले गए तो 60 गुना मुनाफा कमाए। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप वासियों को होड़ लग गया। मतलब जैसे ही होड़ लगता है तो यहाँ से हर क्रम वाइज ये सब आते हैं। तो आने के क्रम में आप देखते हैं कि यहाँ ना राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर लेते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण क्या होता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप का मुख्य कारण होता है कि जैसे ही यहाँ कोई भी सामान खरीदते हैं और खरीदने के बाद यूरोप ले जाते हैं, तो उन्होंने देखे कि यहाँ का कॉस्ट जो है भारत में ज़्यादा पड़ता है। तो ये कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप कर लिए। तो राजनीतिक हस्तक्षेप करना स्टार्ट किए। तो जैसे ही सभी जितने भी यूरोपवासी थे, जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, सब ने यहाँ पे आए। तो इन्होंने आपस में ही, इन लोग के आपस में ही युद्ध होने लगा। जैसे डच में आपने देखे थे कि 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध होने लगा। व्यापारिक होड़ मची है। तो व्यापारिक होड़ मची है तो यूरोपवासी के साथ ही आपस में संघर्ष होने लगा। ये था कुछ बैकग्राउंड। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे अभी अंग्रेज। ये पुर्तगाल और डच अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो आप देख ले, और पहले वीडियो में ये दोनों बताया गया। आज हम अंग्रेज देखेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी। देखिए, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच भी युद्ध होता है, जो कि कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। वो सब यूरोपीय व्यापार के कारण ही होता है, और राजनीतिक हस्तक्षेप अपना अपना कारखाना स्थापित करने के लिए ऐसा होता है। तो हम अंग्रेज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख ले, देखिए ये जो अंग्रेज है
पहले देखेंगे सबसे कुछ इंपॉर्टेंट, हम डेट नोट करेंगे। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप भी ये डेट नोट कर ले, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी एग्जाम हो, ये आप यूपीएससी की एग्जाम दे या किसी भी स्टेट की पीसीएस की एग्जाम दे, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो इस हर परीक्षा में आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों के आगमन से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कुछ प्रश्न इसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ हल करते जाएंगे, और आप देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताते हैं, कुछ नाम बताएंगे, वो आप राइट डाउन करते जाइएगा और कुछ याद भी करते जाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले घटना घटती है, पहले हम देखेंगे अंग्रेज के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे घटना देखेंगे। अगर सबसे पहले बात करें तो 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी की घटना की बात करें तो 1599 ईस्वी में होता है क्या कि मर्चेंट एडवेंचर्स, जितने भी व्यापारी होते हैं यूरोप के, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना करते हैं। सबसे पहले जो मर्चेंट एडवेंचर्स होते हैं कौन होते हैं, पहले आप देख लेते हैं। मर्चेंट एडवेंचर्स जो होते हैं वो एक कंपनी की स्थापना करते हैं। वो कंपनी का नाम होता है, अगर आप शॉर्ट में लिखें या फिर आप पूरा नाम लिखें तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेड टू द ईस्ट। ये जो कंपनी है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, ये जो आप देखें गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ये जो कंपनी देखें आपने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन, ये जो आप देखें मर्चेंट ऑफ लंदन है, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेड टू द ईस्ट, ये कंपनी की स्थापना करते हैं। ये कंपनी की स्थापना कौन करते हैं, मर्चेंट एडवेंचर्स। ये क्यों करते हैं देख लेते हैं। ये जो है पूर्व देशों के साथ, पूर्व देशों के मतलब कि भारत का जो होते हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले कोई अंग्रेजी होते हैं तो मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना करते हैं। देखिए स्थापना क्रम में होता है कि सभी लोग व्यापार करके जैसे जाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो मुनाफा कमाने के क्रम में क्या हुआ, एक घटना फिर से आप देखेंगे कि 31 दिसंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है 31 दिसंबर 1600। देखिए मुनाफा जब कमाते हैं तो ब्रिटिश का जो महारानी होती है एलिजाबेथ, आप एक नाम नोट कर ले, ब्रिटिश का जो महारानी होती है एलिजाबेथ, नाम आपने सुना होगा एलिजाबेथ। इन्होंने जितने भी यूरोपवासी है, जितने भी ब्रिटिश है उनको, सॉरी जितने भी यूरोपवासी है और ब्रिटिश है उनको व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए, एलिजाबेथ कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति देते हैं। ये जो है प्रारंभ में सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति देती है। इनका पूरा नाम अगर माने तो एलिजाबेथ प्रथम है, तो इन्होंने 15 वर्ष के लिए अनुमति देते हैं। आप देखेंगे कि 15 वर्ष के लिए अनुमति देने के बाद, ये तो 15 वर्ष के लिए ही अनुमति देते हैं, लेकिन इसके बाद एक घटना आप एक नाम सुनेंगे जेम्स प्रथम, इन्होंने 15 वर्ष की जगह यूरोप वासियों को व्यापार करने के लिए अनिश्चित, कितना दिन तक, अनिश्चित कालीन, मतलब सभी समय के लिए, अनिश्चितकालीन समय के लिए व्यापार के लिए अनुमति देते हैं। कौन, अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि सबसे पहले ब्रिटिश की कौन सी महारानी थी जो 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों को व्यापार करने के लिए भारत में या पूर्वी देशों के साथ अनुमति दी थी, तो वो कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। ये आप डेट याद कर लेंगे, हो सके तो आप रट भी ले इस नाम को, डेट को। अगर पूछा जाए 15 वर्ष की जगह पूछा जाए कि अनिश्चितकालीन समय तक व्यापार करने का अनुमति देने का काम किसने किया ब्रिटिश में, तो वो जेम्स प्रथम था। तो ये आप दो नाम देख लिए और पता पूछाएगा कि जेम्स प्रथम ने कब दिया, तो वो डेट है आप याद करना चाहे तो 1609 ईस्वी, सॉरी 1609 ईस्वी में ये जेम्स प्रथम अनिश्चितकालीन व्यापार के लिए अनुमति दे देते हैं। तो देखिए जैसे ही अनिश्चितकालीन व्यापार के लिए अगर अनुमति देते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही इनका व्यापार एकाधिकार सबको मिल जाता है, तो क्या करते हैं, जितने भी यूरोपवासी होते हैं वो पूरब के साथ व्यापार करने आते हैं। तो इन्होंने जैसे ही व्यापार करते हैं, जब यहाँ का वस्तु लाते हैं
तो आने जाने के क्रम में होता है क्या, इन्होंने चाहा कि मैंने अपना फैक्ट्री स्थापित कर ले। जितने भी अंग्रेज और ब्रिटिश या फिर यूरोपवासी थे वो चाहे कि हम अपना जो है वहां पे भारत में आके, भारत के कहां पर, पश्चिमी तट में कहां पर, सूरत में आके चाहे अपना कि एक जो है अपना फैक्ट्री स्थापित कर ले। तो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किए, सबसे पहले अगर कोई नाम है, सबसे पहले आप देखेंगे नाम, सबसे पहले जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में एक शाही फरमान लेके आते हैं। ये जो हॉकिंस है जहांगीर के दरबार में एक सूरत में फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से, सूरत में 1608, अगर डेट याद करना चाहे तो 1608 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में एक शाही आज्ञा फरमान लेके आते हैं कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाए। और ये जो आप समझते होंगे कि फैक्ट्री जो कोई उत्पादन होता होगा फैक्ट्री में, नहीं, जो फैक्ट्री था वहां का, जो ब्रिटिश फैक्ट्री बनाना चाहते थे वो एक फैक्ट्री, मान लें आप भंडार गृह बनाना चाहते, ताकि कोई भी वस्तु को एक जगह एकत्रित करके और एक बार में ले जाए, तो वो भंडार गृह था या फिर इनको रहने का कोई स्थान फैक्ट्री होता था। तो इस तरह से हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में मुगल शासक जो, जब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है, तो इस समय शासन कौन करता है, अकबर। इस समय शासन कौन करता है, अकबर। लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद वहां के शासन कौन बनते हैं, जहांगीर। तो आप यहाँ एक घटना देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। हॉकिंस जो है जब इन्होंने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, तो ये जो शाही फरमान होता है ना, अकबर के नाम से लेके आते हैं। किसके नाम से लेके आते हैं, अकबर के फरमान से लेके आते हैं। यहाँ से तो चलते हैं अकबर के दरबार में, लेकिन जब सुनते हैं कि इनका मौत हो जाता है, तो ये जहांगीर के यहाँ अकबर के नाम से ही शाही फरमान रहता है, लेकिन ये जहांगीर के यहाँ जाता है अकबर के नाम से शाही फरमान। तो ये जो जहांगीर है, तो सबसे पहले जहांगीर सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे देते हैं। ये जो जहांगीर है, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति इन्हें मिल जाती है। किसको मिल जाता है, हॉकिंस को। यहाँ पे आप देखेंगे फैक्ट्री खोलने की सबसे पहले अनुमति किस मुगल शासक ने दिया, अगर क्वेश्चन किया जाए, जहांगीर ने। अगर देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप देखें, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन मुगल शासक था जो ब्रिटिश को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, तो वो है आपको जहांगीर। कहां पर, तो सूरत में। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ब्रिटिश में कौन ऐसा ब्रिटिश प्रथम था जो कि मुगल शासक के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था, तो आप देखेंगे, या प्रथम यूरोपवासी कौन था, तो वो देखेंगे हॉकिंस। तो हॉकिंस ही थे जो पहले जहांगीर के दरबार में आए थे, मगर मतलब कि मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो ये जो हॉकिंस का नाम आपने सुना है, ये हॉकिंस कोई आम आदमी के साथ साथ आप देखे होंगे, ये क्या थे, फारसी भाषा का, ये आप देखेंगे फारसी भाषा का बहुत ही इनके पास नॉलेज था। फारसी भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और फारसी भाषा के अलावा इनकी एक खास बात रही है, हॉकिंस की अगर एक खास बात करें, तो जो हेक्टर आप सुने, हेक्टर जो है, आप किसी भी वीडियो में ये नहीं मिलेगा, इतना गहरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। हेक्टर जो था ब्रिटिश के लिए प्रथम व्यापारिक जहाज था। हेक्टर किसका नाम है, ये हेक्टर एक जहाज है। जहाज का जो प्रथम कैप्टन था वो कौन था, हॉकिंस ही था। ब्रिटिश व्यापारिक जो जहाज था, प्रथम व्यापारिक जहाज था ब्रिटिश के लिए, उसका कैप्टन भी था हॉकिंस। तो सबसे प्रथम अगर जहाज के नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हेक्टर। तो देखिए ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे 4-5 सवाल बस बनते हैं। उन्होंने बता दिया कि आप हॉकिंस पहले जहांगीर के दरबार में पहुंचे, मुगल शासक दरबार में, वो कहाँ पहुंचे, सूरत में, फिर फैक्ट्री का स्थापना करते हैं। देखिए खास बात रहा कि हॉकिंस फारसी भाषा का ज्ञाता था। ज्ञाता होने के साथ साथ आपने देखा कि जो हेक्टर जो ब्रिटिश के लिए प्रथम व्यापारिक जहाज था उसका कप्तान भी था। तो आपने देखा हॉकिंस के बारे में। अगर 1608 ईस्वी की अगर बात करें, घटना एक घटती है 1611 में, पुनः 1611 में आप नाम सुने होंगे, 1611 में एक नाम सुने, कैप्टन मिडल्टन। ये जो है आप अगर नाम सुने होंगे 1611 ईस्वी में, अगर कैप्टन मिडल्टन का नाम सुने होंगे, तो देखिए कैप्टन मिडल्टन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। ये हॉकिंस के बाद दूसरा कौन आए थे, जहांगीर के दरबार में, मुगल शासक के दरबार में दूसरा ब्रिटिश कौन आए थे, कैप्टन मिडल्टन। देखिए ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन कैप्टन मिडल्टन का क्या उद्देश्य था, कैप्टन मिडल्टन का उद्देश्य था कि हम भी यहाँ पर कुछ जाके व्यापारी की अनुमति ले। तो इन्होंने एक फरमान लाया। फरमान का मतलब होता है कि एक लेटर, हम लोग अभी के युग में कहते हैं नोटिस, अभी के वर्तमान समय में हम लोग बोले तो एक लेटर लेके गए थे
और एक वहां से आप आज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इन्होंने फैक्ट्री में खोलने के लिए जहांगीर ने दे दिए थे, तो इन्होंने कैप्टन मिडल्टन ने भी जहांगीर के पास गए कि हमें भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाए। तो ये जो फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगे तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अस्थाई प्रथम अस्थाई कारखाना, ये जो है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मान ले कि जो है जैसे ब्रिटिश के द्वारा अगर प्रथम अस्थाई कारखाना की बात करें तो वो 1613 ईस्वी में, लेकिन अगर अस्थाई कारखाना की बात हो, तो क्या है, अस्थाई कारखाना सबसे पहले कब खोला गया, 1611 ईस्वी में। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा प्रथम अस्थाई कारखाना कब खोला गया, 1613 ईस्वी में। देखिए 1608 ईस्वी में पहले भी आपने देखे कि ये फैक्ट्री खुली थी, लेकिन जहांगीर के द्वारा ये बंद करा दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब कैप्टन मिडल्टन शाही फरमान लेके जाते हैं, एक फरमान लेके जाते हैं, तो उनको अस्थाई कारखाना खोलने की अनुमति 1613 में मिल जाती है। लेकिन उससे भी पहले का अस्थाई कारखाना खुल चुकी थी। अगर ये डेट अगर पूछे जाए कि 1611 में, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश द्वारा अस्थाई कारखाना कब खोला गया, तो 1611 में। अगर जब पूछा जाए जब पूछा जाए अस्थाई कारखाना कब खोला गया, तो 1613 में। तो आपने देख लिया कि कैप्टन मिडल्टन भी देख लिया, इसके बाद हॉकिंस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको प्रश्न पूछती है। और ध्यान में दे, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सबसे पहले देखिए ये जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये कंपनी की स्थापना किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे, इस समय अकबर शासन काल था। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, कहीं से भी पूछी जा सकती है प्रश्न। देखिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे, अगर राइट डाउन करते तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए इसके बाद हम बताते हैं कि सबसे मेन एक इसमें होता है कि 1611 और 13 देख लिए। उसके बाद 1613 में ये घटना घटती है, जो अंग्रेजी कैप्टन होता है बेस्ट के द्वारा क्या घटना घटती है कि जो पुर्तगाली बस्ती है ना, इस पे अधिकार कर लिया जाता है। देखिए पुर्तगाली बस्ती एक स्वायल्ली, आप नाम सुने होंगे स्वायल्ली, पर अधिकार कौन कर लेता है, बेस्ट के द्वारा। पुर्तगाली के जगह पुर्तगाली का अधिकार स्वाली पर होता है, तो उन्होंने स्वाली पर पुर्तगाली का एक जहाजी बेड़ा होता है उसको पराजय कर देता है बेस्ट। और बेस्ट के द्वारा, बेस्ट जो होता है अंग्रेजी कप्तान होता है, और बेस्ट के द्वारा इन पर अधिकार कर लिया। देखिए ये भी एक प्रश्न पूछा जा चुका था कि स्वाली जो पुर्तगाली का पहले अधिकार था, इसको पराजय किस अंग्रेजी कप्तान ने किया, तो आप देख लिए कि अंग्रेजी बेस्ट द्वारा किया गया है। चलिए इसके बाद के हम देखते हैं घटना। इसके बाद जो घटना घटती है, देखिए 1613 में आपने देखा कि बेस्ट के द्वारा ये जो है पुर्तगाली स्वाली को पराजय करके उन्होंने अपने उस पर अधिकार कर लिए थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1613 के बाद एक घटना घटती है 1615 ईस्वी में। देखिए 1615 ईस्वी में एक आप नाम सुने होंगे, टॉम्सरो। ये फिर से ये भारत आते हैं। ये जो टॉम्सरो होते हैं कौन है, ये क्वेश्चन बार बार आप हर एग्जाम में देखेंगे। तो टॉम्सरो अगर आपसे बात करें तो ये जेम्स वन का ही दूत होता है। जेम्स वन का दूत कौन है, टॉम्सरो। ये आप जानिए कि ये भारत क्यों आए थे। इन्होंने भारत में आने का, जो टॉम्सरो का भारत में आने का उद्देश्य था कि जितने भी मुगल साम्राज्य है, मुगल का जितना भी क्षेत्र है, वहां पर सब पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करना चाहते थे। ये जो टॉम्सरो, जो जेम्स वन का क्या था, दूत। अगर दूत बात करें तो इन्होंने जेम्स वन का दूत था। तो टॉम्सरो भारत में जितने भी मुगल क्षेत्र था उस पर व्यापार करने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से, क्या उद्देश्य, व्यापार। मुगल साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर मुगल साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने के व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो इन्होंने कहाँ आए थे, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए मुगल शासक में जब ये आए थे तो कहां पर किसके शासक के दरबार में गए, तो ये भी जहांगीर, कहाँ गए, ये भी जहांगीर के दरबार में ही जाते हैं। और जहांगीर के दरबार में जाके मुगल साम्राज्य के सभी भाग पर व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए ये जो टॉम्सरो आए हैं, यहाँ से आने के बाद ब्रिटिश जो है सब जगह जितना भी मुगल साम्राज्य था, तो जहांगीर इनको व्यापार करने की, फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ये अनुमति देते हैं तो आप फिर से एक घटना देखेंगे 1623 ईस्वी में। एक घटना घटती है 1623 ईस्वी में। क्या घटती है कि सभी जगह व्यापारिक कोठी जो है, ये टॉम्सरो व्यापारिक कोठी या ब्रिटिश का जो माने आप जो कंपनी है वो सब जगह, जैसे कहाँ कहाँ अगर बात करें तो देखिए व्यापारिक कोठी की स्थापना सबसे पहले कहाँ किए, सूरत में। सूरत के बाद कहाँ किए, आगरा में। आगरा के बाद कहाँ किए, अहमदाबाद। ये देखिए सबसे पहले सूरत में,
उसके बाद आगरा में देखे आप, आगरा के बाद अहमदाबाद देखे। अहमदाबाद की अगर बात करें तो मछलीपट्टनम, देखिए मछलीपट्टनम में भी इन्होंने अपना कोठी स्थापित की थी। देखिए मछलीपट्टनम को वर्तमान नाम क्या बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लें। मछलीपट्टनम का नाम सुने हैं? पहले इसी को क्या बोला जाता था? मछलीपट्टनम, जो मछलीपट्टनम का पूर्व नाम था। तो यहाँ इस जो सूरत, आगरा, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम में इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। देखिए यहाँ से आपको प्रश्न यूपीएससी हो, पीसीएस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा जो भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। ऑप्शन दे देगा सूरत, आगरा, अहमदाबाद या मछलीपट्टनम। आएगा ऑप्शन तो इनमें से सब, तो ये क्या होगा? इनमें से सभी। अगर अहमदाबाद की जगह कोलकाता दे दिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में 1623 ईस्वी में आप देखेंगे कि ये सूरत, आगरा, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम में ही स्थापना करते हैं फैक्ट्री की। देखिए ये 1623 में आप हमने बताया कि 1623 ईस्वी में सूरत, आगरा, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम, जैसे कि वर्तमान में क्या कहते हैं मछलीपट्टनम में, इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली। व्यापारिक कोठी की स्थापना करने के बाद आपने देखा होगा कि 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में ही अस्थायी कारखाना खुला था। ये जो दक्षिण बिहार में अगर बात की जाए, जैसे ये भारत है, अगर भारत के आप अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो सबसे पहले मछलीपट्टनम में ही 1611 में अस्थायी कारखाना खोला गया था। देखिए अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना खोला गया था। लेकिन अगर यही बात करें कि अगर मद्रास की बात करें तो 1639 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ खोला गया? मद्रास में कारखाना खोला गया। लेकिन अगर बात करें कि पूर्वी भारत में अगर बात करें, जैसे अगर पूर्वी भारत की बात करें, ये जितना होता है यहाँ की क्षेत्र, ये पूर्वी भारत होता है। तो पूर्वी भारत की अगर बात करें तो बताइए कि पूर्वी भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी कब खोली? तो देखिए अगर पूर्वी भारत की बात करें तो सबसे पहले 1633 ईस्वी में कहाँ कारखाना खोला? ये जो 1633 ईस्वी हो जाता है ना उड़ीसा, ये पूर्वी भारत में अगर पूछा जाए कि ब्रिटिशों को द्वारा पूर्वी भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला गया तो वो है 1633 ईस्वी में उड़ीसा के अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो देखिए उड़ीसा में एक जगह है बालसोर। उड़ीसा में क्या जगह है? बालसोर। ये इस जगह पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कारखाना खुला था। इसके बाद अगर बात करें तो बंगाल की बात करें तो बंगाल में हुगली में, कहां पर? बंगाल में हुगली पर सबसे पहले कारखाना कब? बंगाल क्षेत्र में अगर बात करें बंगाल क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले कारखाना कब खोला गया? 1651 में हुगली में। लेकिन ये देखिए अगर ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वी भारत की अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिशों द्वारा सबसे पहले पूर्वी भारत में कारखाना कब खोला गया और कहां, तो 1633 ईस्वी उड़ीसा के बालसोर में। तो ये था पूर्वी भारत का। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले सूरत में कारखाना खोला गया था। तो ये आप देख लिए मछलीपट्टनम में 1611 और उड़ीसा की बात की जाए तो 1633 ईस्वी में। फिर अगर बात की जाए इसकी बात 1623 ईस्वी की बात की जाए तो एक घटना घटती है 1639 में। तो देखिए ये 1639 की घटना महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि जो चंद्रगिरी का राजा होता है ना, मद्रास से ब्रिटिश जो होते हैं, मद्रास जो आपको बताया कि 1639 में यहाँ पर ब्रिटिशों द्वारा व्यापारिक कोठी खुला जाती है। तो ये व्यापारिक कोठी किसके द्वारा खुला जाता है? तो यहाँ का जो राजा होता है चंद्रगिरी। कौन होता है? यहाँ का जो राजा होता है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है व्यापार के पट्टे पर ले जाता है। पट्टा मतलब समझते हैं, भाड़े पे ले जाता है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को जगह क्या चीज पर ले जाता है? पट्टा पर। लेकिन इसे जब पट्टा पर लिया जाता है तो ब्रिटिश द्वारा इसको बाद में इसी पट्टे को मद्रास की व्यापारिक कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दे दिया जाता है। ये सेंट जॉर्ज जो चंद्रगिरी के राजा से अगर पूछा जाए कि कहाँ किसकी राजा से, तो चंद्रगिरी की राजा से मद्रास में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए पट्टा पर लिया जाता है, मतलब भाड़े पर लिया जाता है। और उसी मद्रास में जहां व्यापारिक कोठी खोली गई थी उसी को क्या बना दिया जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या था? एक किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या था? एक किला की स्थापना कर दिया जाता है। तो इसके बाद 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसी किला की स्थापना किया जाता है। तो आपने देखा था कि आप जानते हैं कि 1661 ईस्वी में
आप देखेंगे कि जो पुर्तगाल का जो गवर्नर था, द्वितीय गवर्नर कौन था बताइए आप लोग। जो पुर्तगाल का द्वितीय गवर्नर प्रथम था फ्रांसिसी दी अल्मेडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, और दूसरा कौन था, अल्बुर्क। तो अल्बुर्क क्या लाए थे, विवाह पत्ती लाए थे। तो देखिए विवाह पद्धति लाए थे ना, तो क्या किए थे कि विवाह पत्ती लाने से क्या था कि यूरोप वासियों का जितने का संबंध भारत के साथ जुड़ जाता था। तो इससे क्या होता था कि राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक आर्थिक में उन्हें बहुत ही कॉर्पोरेट सहायता मिलता था। तो इसलिए उन्होंने विवाह पत्ती लाया था। तो उसी क्रम में आप देखेंगे कि राजा कैथोरीन जो है, इसका शादी होता है चार्ल्स द्वितीय के साथ। आप बोलिएगा कि ये कैथोरीन कौन है और चार्ल्स द्वितीय कौन है। तो ये देखिए ब्रिटिश पुर्तगाली का राजकुमारी है जिसका शादी होता है ब्रिटिश राजकुमार से। जैसे ही पुर्तगाल और ब्रिटिश का शादी, समझिए कि दो देश का शादी, पुर्तगाल का शादी किससे हो गया, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश का शादी हो गया, मतलब कैथोरीन पुर्तगाली राजकुमारी कैथोरीन का शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है। तो चार्ल्स द्वितीय के साथ होने के क्रम में इनको, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में, जब राजकुमार है तो राजकुमार वाली बात आ जाती है, तो बताइए इनको दहेज में क्या मिलेगा। जब यहाँ के राजा है तो कोई राजा तो क्या लेंगे दहेज में। तो देखिए इनको बम्बे का क्षेत्र था जो पुर्तगाली के द्वारा अधिकार था, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिए। देखिए कितना बड़ा चीज दे दिए। दहेज जब मिल गया तो उन्होंने दहेज में क्या किए, ये जब चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिलता है तो इन्होंने बेचारे चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में जब इन्हें किसी चीज की कमी पड़ी हो या कोई चीज हुआ हो, तो 1668 ईस्वी में ब्रिटिश से, किससे, ब्रिटिश से, वो भी 10 पाउंड 10 पाउंड में इन्होंने वार्षिक 10 पाउंड वार्षिक के दर पर ब्रिटिश को क्या कर दिए, ब्रिटिश को किराए पर लगा दिए। ये बम्बे को इन्होंने ब्रिटिश में दे दिया। तो आप बताइए कि बम्बे पर अगर बात की जाए कि ब्रिटिश द्वारा बम्बे पर कब व्यापारिक कोठी खोला गया या अधिकार कब आ गया, तो 1668 ईस्वी में। अगर पैसे की बात करें तो 10 पाउंड प्रति ईयर ये टैक्स था, कर था, मतलब इनको किराए पर दे दिया गया था, भरा था कि हर साल प्रति वर्ष 10 पाउंड उनको बम्बे चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटिश जो राजकुमार था, उनको मिलेगा। तो देखिए ये तो था, ये 1668 ईस्वी में हुआ। उसके बाद फिर से एक घटना आप देखते होंगे कि 1686, देखिए ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है 1686। देखिए 1686 क्यों इंपॉर्टेंट डेट होता है पता है, 1686 में आप देखे होंगे कि हुगली पे, कहां पर, देखिए 1686 में आपको बता दे कि 1686 में हुगली कहां है, बंगाल में। तो बंगाल में जैसे ही 1686 में बंगाल में हुगली पर ब्रिटिश द्वारा जैसे ही अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है, तो इन्होंने मुगल के जितने भी सेना होता है उनसे, मुगल सेनाओं से क्या करना पड़ता है, संघर्ष, मुगल सेना से संघर्ष करना पड़ता है। किसको, ब्रिटिश को मुगल सेना से संघर्ष करना पड़ता है। तो मुगल सेना से संघर्ष करने के क्रम में आपको 3 क्षेत्र का याद नाम रखना पड़ेगा। 3 क्षेत्र क्या क्या है आपको बता दे, जहां पर ब्रिटिश का फैक्ट्री था वो सूरत, मसूरीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम, ये तीनों व्यापार क्षेत्र खो देते हैं। जैसे ही मुगल सेना से पराजित होते हैं या परास्त होते हैं हुगली पे, तो ये क्या करते हैं, जैसे हुगली पे अपना अधिकार क्षेत्र जमाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे मुगल सेना से संघर्ष होता है। तो मुगल सेना से संघर्ष के क्रम में इन्होंने सूरत, मसूरीपट्टनम और विशाखापट्टनम लेने गए हुगली, और चला गया सूरत, मसूरीपट्टनम और विशाखापट्टनम, तीनों से अधिकार क्षेत्र अपना खोना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद जो है औरंगजेब से रिक्वेस्ट करके जब इनका क्षेत्र 3 चला गया, तो समझिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा ब्रिटिश को। इसलिए इस 1686 ईस्वी की घटना ब्रिटिश के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो क्या हुआ कि औरंगजेब से फिर से 1.5 लाख अगर बात करें कि 1,50,000 रुपए वार्षिक कर के बदले पुनः इन्हें इन कोठी को दे दिया गया। देखिए इन कोठी सूरत, मसूरीपट्टनम और विशाखापट्टनम में अगर फैक्ट्री चलाने की इजाजत पुनः औरंगजेब द्वारा ही दिया गया 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर लेने के बाद। तो वार्षिक कर लेने के बाद दिया गया। तो इसके बाद आप देखेंगे घटना घटती है 1691 में। 1691 में क्या घटना घटती है,
कि 1691 में आप देखे होंगे कि वार्षिक कर जो होता है, आपको बता दें 1691 में बंगाल की सीमा, सबसे बड़ी क्षेत्र जो भारत की मानी जाती है बंगाल, तो 1691 में बंगाल की सीमा से कर मुक्त कर दिया जाता है। मतलब व्यापार करने के लिए ब्रिटिश को यहाँ 1691 में मुक्त कर दिया जाता है कि इन्हें वार्षिक कर देंगे और बंगाल से अपना व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आपको बता दें कि ये जो 1691 ईस्वी में बंगाल में जैसे ही कर मुक्ति इनको कर दिया जाता है व्यापार के लिए, तो 1691 जो होता है इनके लिए, ब्रिटिशों के लिए महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अगर बंगाल में जो है किस वर्ष ब्रिटिश के द्वारा इन्हें व्यापार करने की अनुमति वार्षिक कर पे मिलेगा, तो 1691 ईस्वी में मिल गया था। तो देखिए 1691 के बाद हम देखेंगे एक और डेट क्रम वाइज याद करेंगे, तो 1691 के बाद एक घटना घटती है फिर से 1698 में। तो देखिए 1698 अगर बात करें घटना क्या घटती है, तो 1698 में आप देखें एक मुगल शासक का नाम रहा है अजीम मुसान। आप नाम सुने होंगे अजीम मुसान। इन्होंने क्या करते हैं, अजीम मुसान जो है मुगल के क्षेत्र के 3 क्षेत्र इन्होंने ब्रिटिश को दे दिए। तो अगर ब्रिटिश में बात करें कौन कौन से क्षेत्र है, तो एक था सुल्तानती। देखिए ये सब जो प्रश्न है आपको पीसीएस में अक्सर ऑप्शन में पूछा जाता है। कालीकता जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, कोलकाता। तो अगर कालीकता या कोलकाता की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी, जॉब चार्नक ने। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद करना पड़ेगा कि कलकत्ता का स्थापना की बात करें तो कौन थे, जॉब चार्नक। कहाँ किस राज्य का स्थापना किए थे, कलिकत्ता मतलब कलकत्ता। ये जो पहले पुराना नाम था क्या था, कलिकता। तो सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर। देखिए 1698 ईस्वी में अजीम मुसान द्वारा जो मुगल सम्राट थे, इन्होंने ब्रिटिश को मुगल क्षेत्र के 3 क्षेत्र सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर क्षेत्र दे दिए। तो गोविंदपुर जैसे ही क्षेत्र देते हैं तो इन्होंने तीनों व्यापारिक कोठी, ये क्या तीनों जगह व्यापारिक कोठी खोलते हैं। तो क्या किए, व्यापारिक कोठी खोलने के क्रम में आपको बता दे तो ये व्यापारिक कोठी को तीनों को मिलाकर एक एक नाम सुने होंगे, सॉरी, फोर्ट विलियम का स्थापना करते हैं। ये तीनों के मिलाए क्या करते हैं, फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। तो देखिए फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं, तो ये जो फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं तो यहाँ से क्या इनको होता है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य करनी हो, सुचारू रूप से प्रशासनिक कार्य करने के लिए फोर्ट विलियम में एक प्रेसिडेंसी और एक काउंसिल की स्थापना करते हैं। देखिए जैसे ही फोर्ट विलियम क्यों बना, क्योंकि यहाँ से सुचारू रूप से प्रशासन किया जाए और ताकि यहाँ जितने भी ब्रिटिश में के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप किसी भी क्षेत्र में, मुगल क्षेत्र में किया जाता है तो उनको सुरक्षा प्रदान हो। तो देखिए फोर्ट विलियम में प्रशासनिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने दो चीज, एक तो आपको बता दे प्रेसिडेंट और एक काउंसिल। देखिए ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, प्रेसिडेंट और काउंसिल की स्थापना करते हैं। तो देखिए प्रथम प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे, जैसे ही प्रेसिडेंट की स्थापना करते हैं तो ये जो प्रेसिडेंट है ये प्रथम प्रेसिडेंट हो जाए, तो प्रथम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो चार्ल्स आयर। अगर बात की जाए कि फोर्ट विलियम में जो प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स आयर। अगर प्रश्न की बात की जाए तो पूछा जाएगा कि ब्रिटिश में फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम में प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना था, उसका नाम क्या था, उसका नाम चार्ल्स आयर था। तो फोर्ट विलियम से क्या किया जाता था, सुचारू रूप से प्रशासन चलाया जाता था। तो इसके बाद देखिए ये फोर्ट विलियम बनने के कुछ ही दिन बाद ये अगर पूछा जाए कि प्रथम प्रेसिडेंसी नगर, फोर्ट विलियम बनने के बाद प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कौन है, अगर प्रेसिडेंसी नगर की बात की जाए तो वो क्या था, कलकत्ता। देखिए प्रेसिडेंसी नगर जो है किसको घोषित किया गया, कलकत्ता से। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि कलकत्ता से ही पूरी ब्रिटिश क्षेत्र पे प्रशासनिक जो सुचारू रूप से चलाने का कार्य यहाँ से ही किया जाता था। तो ये जो फोर्ट विलियम बना था वहां पर प्रेसिडेंसी बना दिया गया था कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जब बना दिया गया, कब बनाया गया, 1700 ईस्वी में। डेट याद कर ले, 1700 ईस्वी में
तो आपको बता दे कि 1700 ईस्वी में पहला जो प्रेसिडेंसी नगर बनता है, ये क्या था, प्रेसिडेंसी नगर। और देखिए सबसे खास बात यह है कि प्रेसिडेंसी नगर बनने के बाद जो है कलकत्ता को ब्रिटिश द्वारा 1774 से लेके 1911 तक ब्रिटिश क्षेत्र की राजधानी घोषित किया गया। कहां, कलकत्ता। ब्रिटिश क्षेत्र की राजधानी कब कहां घोषित किया गया, ये जो है कलकत्ता में पहला प्रेसिडेंसी नगर बना। वहीं 1774 से लेकर 1911 तक ये ब्रिटिश क्षेत्र की क्या रही, राजधानी रही। समझ गए। देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है और ये ब्रिटिश के लास्ट पॉइंट आपको बता दे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बता दे कि 1717 ईस्वी में जो 1717 ईस्वी में एक मुगल सम्राट थे, आप लोग नाम सुने होंगे। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन थे, फर्रुखसियर। देखिए फर्रुखसियर बीमार पड़ जाते हैं, तो फर्रुखसियर बीमार पड़ते हैं तो इस समय ब्रिटिश का हर क्षेत्र पे वहां पर फैक्ट्री स्थापित हो गई थी और कुछ प्रशासनिक कार्य भी करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर को ब्रिटिश डॉक्टर के द्वारा, जो कंपनी के डॉक्टर थे, तो कंपनी के डॉक्टर कौन थे, हैमिल्टन। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है आपसे प्रश्न में कि फर्रुखसियर का इलाज किस ब्रिटिश कंपनी के डॉक्टर द्वारा किया गया, तो कौन था, हैमिल्टन। देखिए ये हैमिल्टन के द्वारा ये कंपनी ने ये मुगल शासक जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर का इलाज करवा दिए। तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग भारत उपनिवेश बन के रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक था, तो औपनिवेशिक बन के था तो उन्होंने स्वार्थ की भावना नहीं छोड़ा। देखिए ये हैमिल्टन डॉक्टर से तो फर्रुखसियर की इलाज भी करवा दिए, तो जैसे ही इलाज करवाते हैं तो उन्होंने अपना स्वार्थ का भावना ब्रिटिश नहीं छोड़ा, तो स्वार्थ का भावना नहीं छोड़ा तो क्या किया, फर्रुखसियर से आपको बात कर, अगर फर्रुखसियर से बात कर दे तो फर्रुखसियर ने क्या किया, इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। इन्होंने फर्रुखसियर द्वारा एक ब्रिटिश कंपनी को फरमान जारी किया गया। और फरमान क्या जारी किया गया कि साहब आपको 3000 रुपया प्रति वार्षिक कर देना पड़ेगा और जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र है उनमें आप मुक्त व्यापार करने दे। देखिए ये फर्रुखसियर ने डॉक्टर से इलाज कराया और ब्रिटिश ने इससे क्या लिया कि 3000, मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ा। और वार्षिक कर देने देके और इन्हें क्या, इन्हें ब्रिटिश को पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। और मुक्त व्यापार करने के साथ साथ आपको बता दे कि इन्होंने जो बॉम्बे के क्षेत्र में ब्रिटिश द्वारा जो सिक्के ढाले जाते थे, उन्होंने मुगल क्षेत्र में सिक्के चलाने का भी इन्होंने अनुमति दे दिया। कौन, फर्रुखसियर। तो ये जो फर्रुखसियर थे, आप समझिए कि हमारे भारत के लिए क्या किए कि इन्होंने मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, जो भी भारत को कर मिलता था वो भी बंद हो गया। तो ये था बंगाल की आप अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार की कुछ घटनाएं, उन्होंने आपको देख लिया। तो देखिए अगर ये वीडियो यहाँ ये ब्रिटिश की समाप्त होती है, इसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी। अगले वीडियो जाएंगे फ्रांसीसी देखेंगे। फ्रांसीसी में हम लोग देखेंगे कि कुछ यूरोप में खुद अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध को जाना जाता है कर्नाटक युद्ध के नाम से। आप लोग सुने होंगे कर्नाटक युद्ध। ये तो कर्नाटक युद्ध हम लोग पार्ट 3 यूरोपीय का जो आएगा वीडियो, इसके बाद वीडियो आएगा फ्रांसीसी, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है, वो कर्नाटक युद्ध कहलाता है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लगने के बाद आप क्या कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो। चलिए थैंक यू।